हेलो 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 हेलो। एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम करने जा रहे हैं आज हम लोग। और कल मैंने केमिकल बॉन्डिंग की एक एक्सप्लेनेटरी वीडियो डाली थी, चैप्टर की वीडियो डाली थी। उसमें क्वेश्चंस दिए थे, नहीं हुए। कोई तो जवाब दे दो। बैंगन लिख के आदमी एक और चला गया, आंसर के जवाब दिए नहीं किसी ने। तो गो अहेड भाई, गिव इट अ शॉट, आगे बढ़ते हैं। खैर, हम आज कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 3 क्वेश्चन कर लिए ऑलरेडी। दिखा देता हूँ कौन से क्वेश्चन है। चार्ज इलेक्ट्रॉन पे मिलकर ने किया था, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से डिस्कवर किया था। ड्यू टू सम रीज़न मेरे को वीडियो डिलीट करनी पड़ी, तो आई हैव रीस्टार्टेड इट। पार्टिकल नेचर किसने बताया था? डे ब्रॉय ने बताया था। ये कैसे किया था, अगर आपके दिमाग में सवाल आया तो दैट्स अ गुड वैलिड क्वेश्चन। अभी वी विल डिस्कस इट, कैसे किया था। और पार्टिकल नेचर डेमोन्स्ट्रेट किया था डे ब्रॉय ने। कैसे किया था वो भी पता चल जाएगा। अभी अभी जो जो चीज़ें मैं बता सकता हूँ ना, इजी चीज़ें, क्योंकि वीडियो स्टार्ट हो रही है, तो जस्ट टू गेट इन ग्रूव मैं इजी चीज़ें अभी बता रहा हूँ। आगे आगे चल के वील मूव ऑन टू एडवांस लेवल्स। क्वेश्चन नंबर 3, स्पेसिफिक चार्ज हाईएस्ट किसका है? हाई मतलब स्पेसिफिक चार्ज कैसे निकालते हैं? आपका जो चार्ज है, ठीक है, चार्ज अपॉन जो आपका मास है। तो जब को सबको निकालोगे, जब सबका और सबको सिंप्लीफाई कर दोगे, तो वो कुछ ऐसा आने वाला है। तो यहाँ पे हाईएस्ट स्पेसिफिक चार्ज 1/7 आ रहा था। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ऑफ एन एटम कुड बी एक्सप्लेन करेक्टली बाय थॉमसन मॉडल ऑफ एटम? थॉमसन मॉडल ऑफ एटम पहले क्या था, हमें ये पता करना चाहिए। चलो अब स्टार्ट करने हैं, चैप्टर स्टार्ट कर लेते हैं धीरे धीरे। थॉम्पसन, अरे यार, थॉमसन, डैम, थॉमसन मॉडल है ही नहीं यहाँ पे। थॉमसन मॉडल क्यों नहीं है भाई? जे थॉमसन तो सच अ फेमस मॉडल। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जे थॉमसन का मॉडल शायद ऐसा था, ये केक मान लो, ठीक, केक में जितना भी ब्रेड और वो है क्रीम है, बेसिकली वो है पॉजिटिव चार्ज, और फिर डॉट है, मतलब और जो डेकोरेशन वगैरह हैं, जो कैंडल वगैरह जो भी होती हैं, वो है नेगेटिव चार्ज, ठीक है, वो नेगेटिव चार्ज है। और ये एक दूसरे को बैलेंस करते हैं। प्लम पुडिंग मॉडल शायद बोलते हैं सर। और ये न्यूट्रलिटी बता रहा है कि देखो भैया, जितना ही पॉजिटिव है और उतना ही नेगेटिव है, न्यूट्रलिटी बता रहा है उसका। मेरे हिसाब से ये है, बाकी मैं श्योर नहीं हूँ, तो करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग इन द कमेंट सेक्शन। द रेशियो ऑफ चार्ज एंड मास वुड बी ग्रेटर फॉर चार्ज अपॉन मास, ठीक है, प्रोटॉन का इलेक्ट्रॉन का मास लेते हैं, सबसे हल्का होता है, और इसी के कंपैरिजन में सब कुछ लेंगे हम लोग। पहले तो न्यूट्रॉन को देख लो, न्यूट्रॉन पे तो देखो चार्ज ही नहीं होता, तो ये तो उससे बाहर हो गया, इसका तो रेशियो ही नहीं बैठेगा। 0 अपॉन जो भी मास होगा न्यूट्रॉन का, ये तो बाहर ही होगा, गेम से ही बाहर हो गया, ठीक है। प्रोटॉन, और प्रोटॉन देखते हैं। प्रोटॉन इज पॉजिटिव, +1 का पॉजिटिव, लेकिन क्योंकि मुझे रेशियो लेना है तो सिर्फ मैं 1 लिखूंगा, 1/मास। मैं हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ना सारे मासेस लिख रहा हूँ। वाई? आई डोंट नो, आई थिंक इट्स ईजियर दैट वे। तो मेरे हिसाब से प्रोटॉन जो होता है वो 2000 गुना ज़्यादा होता है हाइड्रोजन के, ठीक है, अपॉन 1 अपॉन हाइड्रोजन। और वहाँ 1 अपॉन हाइड्रोजन का मास, सॉरी इलेक्ट्रॉन, मैं हाइड्रोजन क्यों लिख रहा हूँ, यहाँ इलेक्ट्रॉन लिखना चाहिए मुझे। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, जितना भी इलेक्ट्रॉन का, ओके माय बैड, जितना भी इलेक्ट्रॉन का मास होगा उतना, अपॉन मास ऑफ, यहाँ पर भी ये ना डाल के ये। और फिर अल्फा पार्टिकल में ऐसा होता है ना, +2 होता है, +2 बाय ये भी प्रोटॉन, 4 प्रोटॉन जितना बराबर होता है मेरे हिसाब से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। जो भी हो, अभी बस हमें अंदाज़ा भी मिल गया तो बहुत बड़ी बात है। और इतना मैं श्योर हूँ, भले ही करेक्ट आंसर, मतलब करेक्ट ऑर्डर ना लिखा हो, बट सॉरी करेक्ट ऑर्डर लिखा है, एग्जैक्ट मास ना लिखा हो, लेकिन करेक्ट ऑर्डर है। क्या मतलब है? इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा हल्का होगा इन सब में से, उसके बाद प्रोटॉन आएगा, उसके बाद आपका अल्फा पार्टिकल आएगा। तो उसमें क्या बड़ी बात है? देखो उसमें बड़ी बात यह है कि मुझे चाहिए रेशियो सबसे बड़ा होगा। तो देखो ये नंबर सबसे बड़ा होना चाहिए, तो ये नंबर तो देखो यहाँ पे, और ये 4 टाइम्स कर लेते हैं, ये नंबर देखो यहाँ पे सबसे बड़ा है, लेकिन थोड़ा अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये 1/2 हो जाएगा। और नीचे वाला डिनोमिनेटर सबसे छोटा होना चाहिए, तो सबसे छोटा इलेक्ट्रॉन का है, तो मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन होगा। चार्ज अपॉन मास वुड बी ग्रेटर, हाँ, लेट्स गो विद इलेक्ट्रॉन, एंड आई एम करेक्ट, ऑलवेज आई एम। मास देख लेते हैं, कुछ मास का अंदाजन भी लिखा हो तो 2018 से एक ही बात है, आगे पीछे है थोड़ा बहुत ही, 2018। अच्छा चलो, नहीं दे रखा, चलो छोड़ो।
आगे बढ़ो। 116 सॉरी क्वेश्चन नंबर 6। जर्मेनियम, सेलेनियम, ठीक है, और सिलिकॉन और सल्फर आर द एग्जांपल्स ऑफ। देखो भाई क्या मैच कर रहा है यहाँ पे पहले एग्जांपल में जर्मेनियम और सेलेनियम, उसमें क्या मैचिंग है। तो मुझे ऊपर वाला नंबर, बड़ा वाला नंबर मैच करता हुआ दिख रहा है, ठीक है। मेरे हिसाब से पहले वाले, ऊपर वाले तो 2 आइसोटोप हैं, ठीक है, और दूसरे वाले में कुछ मिसप्रिंट हुआ होगा। क्यों, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है, क्योंकि मिसप्रिंट हुआ होगा बिकॉज, अच्छा नहीं मिसप्रिंट नहीं है, सही है। देखो ऊपर वाले में आपका जो, अब मैं बताता हूँ, जो ऐसे लिखा रहता है तो उसमें क्या क्या इंक्लूडेड होता है। कोई भी आपका एलिमेंट, ठीक है, ए, ऊपर लिखा रहेगा कोई नंबर, ठीक है, एक्स मान लो, इधर जेड मान लेता हूँ, वैसे ऐसा नहीं होता यूजुअली, बट ठीक है एक्स मान लो। तो ये जो एक्स होता है, ये होता है आपका मेरे हिसाब से इलेक्ट्रॉन, ठीक है, प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन या न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है शायद एक्स वाला नंबर। अरे मैं श्योर नहीं हूँ, जो भी है मुझे इतना पता है कि अगर ये सेम हुआ तो आइसो बार बोलते हैं। और अगर यहाँ पे क्या सेम है, यहाँ तो कुछ सेम ही नहीं है दोनों नंबर में, दोनों नंबर सेम नहीं है, लेकिन यार मुझे याद ही तो नहीं आ रहा। वो इलेक्ट्रॉन का मेजर होता है ना, इलेक्ट्रॉन का ही तो होता है, हाँ। तो ये तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गए, ये शायद इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है और ये इलेक्ट्रॉन होता है। तो जब आपका ये वाला नंबर सेम हो, बड़ा वाला नंबर सेम हो, तो वो तो आइसो बार होता है, सॉरी आइसो बार होता है। और जब आपका यहाँ पे अगर आप देखो तो 30 माइनस 14 16 हो गया, 32 माइनस 16 16 हो गया। यहाँ पे न्यूट्रॉन दोनों सेम है तो शायद आइसोटोन होगा, तो आइसो बार और आइसोटोन होगा। बट फिर भी मैं कंफर्मेशन के लिए चला जाता हूँ, आंसर सही है। लेट्स गो विद आइसो बार आर द एटम्स विथ सेम मास नंबर। पहले तो मास नंबर देखेंगे, ठीक है। आइसो बार एंड आइसोटोप आ गया, मास नंबर। द कंपोजिशन ऑफ एनी एटम, कोई भी एटम को ना आप लिख सकते हो एक्स से, ठीक है, किसी भी एलिमेंट को, किसी भी एटम को लिख सकते हो सुपरस्क्रिप्ट माने कि जो ऊपर लिखा रहता है ऑन द लेफ्ट हैंड साइड एज एटॉमिक मास नंबर ए। और मास नंबर होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, माई बैड, इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं, गलती से मैंने इलेक्ट्रॉन बोल दिया। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बोलते हैं मास नंबर। और एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, ठीक है। आओ बढ़ते हैं, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइटेस्ट पार्टिकल ऑफ द फॉलोइंग इज अल्फा पार्टिकल, पॉजिट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन। मेरे हिसाब से पॉजिट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन सबसे छोटा होता है इनमें से। मेरे हिसाब से वो न्यूट्रॉन टूट के पॉजिट्रॉन बनता है या शायद कुछ तो होता है ऐसा। आओ पॉजिट्रॉन के बारे में पढ़ते हैं। पॉजिट्रॉन के बारे में तो कुछ लिखा नहीं है, नो। आगे बढ़ते हैं। 8, बेरिलियम 2+ इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद विच ऑफ द फॉलोइंग। आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो होता है सेम, इलेक्ट्रॉनिक होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर मैं बेरिलियम की बात करूं तो बेरिलियम 2+, एक्चुअली बेस्ट तरीका क्या होता है इसमें, मैं बताता हूँ। बेरिलियम 2+ है, ठीक है, तो ऐसे लिखो अब क्योंकि बेरिलियम आ गया तो मैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। 2+ मतलब एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया, इसकी पोजीशन पे आ गया वो, और एक इलेक्ट्रॉन लूज़ किया फिर इसकी पोजीशन पे आ गया, यानी कि हीलियम के साथ होगा, बट हीलियम है नहीं, ठीक है। तो हीलियम की जगह कौन आ सकता है, लिथियम आ सकता है। एक अगर पीछे आ जाए तो एक इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पीछे आ सकता है, हाँ तो ठीक है, लिथियम प्लस, ठीक है। वैसे आप चाहो तो कर सकते हो। एक सेकंड रुकना यार, ऐसा कैसे हो सकता है, होल्ड अप। लिखा नहीं है, बट किधर है, लिखा नहीं है। ओह ओके, ठीक है, मैं समझ गया, ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कुछ नहीं। एक्चुअली यूजुअली क्या होता है ना, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था। देखो मैं फिर से बताता हूँ। बेरिलियम में होते हैं आपके हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, नंबर 4 पे आ गया तो 4 प्रोटॉन हुए और 4 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसलिए वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। मैं सोच रहा था यार, जब हम एटॉमिक नंबर लेते हैं तो उसमें सिर्फ और सिर्फ
प्रोटॉन को काउंट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन मुझे कैसे पता कि इतने ही इलेक्ट्रॉन, हाँ बट ऐसा ही होता है, वरना उस पर चार्ज होता है, ठीक है। कुछ नहीं, फालतू की बकवास थी, मेरी खुद की कन्फ्यूजन थी। विच पेयर इज आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, इनमें से कौन सा जो पेयर है वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, ठीक है। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम। देखो मैं बताता हूँ, आइसो इलेक्ट्रॉनिक होने के लिए ना आपको अगर सेम इलेक्ट्रॉन चाहिए तो एक तो आपको आसपास होना चाहिए, ठीक है, मतलब पास पास आपका वो नंबर हो। तो पोटासियम कितना होता है, पोटासियम नंबर पे कितना आता है, कितने 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 नंबर पे आता है? हाइड्रोजन हीलियम 19, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन नियॉन सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फॉस्फोरस, पता नहीं, बहुत आगे आता है जो भी है। पोटासियम में श्योर नहीं हूँ। देखो मुझे इतना तो पता है, क्लोरीन आता है नंबर 17 पे, बहुत आगे आता है, और सोडियम 11 पे आता है, ये दोनों आसपास तो आने से रहे। कैल्शियम आता है 22 पे, ये आता है 17 पे, तो ये दोनों भी आसपास आने से रहे। यहाँ पे एल्युमिनियम आता है 27 पे पोटेशियम आता है कहाँ, मैं यही तो भूल रहा हूँ, शायद नंबर 24 पे आता है पोटेशियम। नहीं, नंबर 24 पे नहीं आता, 24 आयरन के बाद आता है, मुझे इतना पता है। हाँ देखो, मुझे इतना पता है कि आयरन के बाद आता है। ओह ओके, आई थिंक ऐसा होता है। आयरन फिर निकल, नहीं सॉरी, शायद आयरन, आयरन नहीं सॉरी, पोटेशियम, आयरन कोबाल्ट निकल कॉपर जिंक, ऐसा तो होता है हाँ। और एल्यूमिनियम कितने पे आता है, यहाँ आता है K+, यानी कि वो तो पीछे चला जाएगा फिर। हाँ पता नहीं यार, बट डैम भाई मुझे पीरियोडिक टेबल की ज़रूरत पड़ जाएगी यहाँ पे। सेम चार्ज तो नहीं आ सकता दोनों पे यार, मुझे वो यही तो याद ही तो नहीं आ रहा क्या ये आता किधर आता है ये। क्लोरीन के बाद क्या आता है, क्लोरीन के बाद तो नहीं आता होगा ये, नहीं क्लोरीन के बाद नहीं आता। क्लोरीन 17 से 18 पे जाएगा, इसको ये शायद नंबर 20 पे आता है। अच्छा हाँ ठीक है, सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। देखो पोटेशियम आता है नंबर 19 पे, तो एक लूज़ करेगा तो वो 18 पे आ जाएगा, ठीक है। क्लोरीन आता है नंबर 17 पे, एक गेन करेगा तो आ जाएगा 19 पे। अरे दिखा देता हूँ, रुको 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 रुको, ये आता है नंबर 19 पे, ठीक, 19 प्रोटॉन पे, यानी कि 19 इलेक्ट्रॉन भी है उस पर। तो जब वो 19, तो जब वो एक लूज़ कर देगा तो वो बन जाएगा कितना, 18। सेम लॉजिक, क्लोरीन आता है नंबर 17 पे, एक गेन कर लेगा वो बन जाएगा कितना, 18, 18 इलेक्ट्रॉन है। कैल्शियम आता है नंबर 20 पे, वो 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ कर देगा Ca2+, वो बन जाएगा वापस से 18। मेरे हिसाब से सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। हाँ ठीक है, सेकंड इज़ द करेक्ट आंसर। हो जाती है कन्फ्यूजन, हो जाती है थोड़ी बहुत, आगे पीछे हो जाता है, करेक्ट तो आंसर दे दिया ना। द नाइट्राइड इन लिथियम नाइट्राइड इज कम्पोज ऑफ डैम, पहले तो आपको लिथियम नाइट्राइड पता होना चाहिए क्या होता है, ठीक है। आई डो नॉट नो लिथियम नाइट्राइड होता क्या है, मुझे तो यही नहीं पता। आओ देखते हैं कहीं दे रखा हो तो। नाइट्राइड, मुझे नहीं पता लिथियम नाइट्राइड क्या होता है। कोई सा भी रैंडम ऑप्शन टिक कर दो, लेट्स गो विद दैट, लेट्स गो विद दैट। ओके, हेलो बच्चों, लिथियम नाइट्राइड क्या होता है, Li3n, Li3n, ठीक है। क्वेश्चन क्या था, Li3n, द नाइट्राइड आयन इन लिथियम नाइट्राइड इज कंपोज्ड ऑफ। देखो तो लिथियम नाइट्राइड में लिथियम आयन, ठीक है ना, लिथियम आयन, द नाइट्राइड आयन, अच्छा सॉरी, नाइट्राइड आयन, ये दोनों कैसे बने होंगे, तो 3 लिथियम +1 जब मिले होंगे एक नाइट्रोजन -1 से, ठीक है, तो वो बन गए होंगे लिथियम नाइट्राइड, है ना। ऐसा ही हुआ होगा क्या, लग तो मुझे ऐसे ही रहा है, आई थिंक सो हाँ। तो फिर यहाँ पे क्या हुआ जी, यहाँ पे क्या हुआ, नाइट्रोजन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7, और साथ ही प्रोटॉन होते हैं, ठीक है। नाइट्राइड आयन इन लिथियम
नाइट्राइड, ठीक है। तो इसका मतलब आपने एक तो इस पे एक इलेक्ट्रॉन आया, रुकना ज़रा एक सेकंड, ऐसा कैसे हो सकता है, -3 हुआ नहीं है, अच्छा हाँ -3 हुआ ये, सॉरी 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 -3। तो उस पर प्रोटॉन तो देखो 7 ही रहे, प्रोटॉन तो आगे पीछे नहीं होते हैं, लेकिन उस पर 7 इलेक्ट्रॉन थे, फिर 3 एक इलेक्ट्रॉन एक लिथियम ने दिया, दूसरा दूसरे ने दिया, तीसरा तीसरे ने दिया, तीनों ने जब दे दिया तो उसके बाद ये 7 + 3 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन हो गया, ठीक है। तो इसमें की कॉन्सेप्ट क्या था, इसमें की कॉन्सेप्ट बस यही था कि आपको पता होना चाहिए कि लिथियम नाइट्राइड दिखता कैसे है। मित्रा स्टूपिड हरकत मत करना कि तुम्हें पता ही नहीं है लिथियम नाइट्राइड दिखता कैसे। इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर द टू स्पीसीज आर बोथ आइसो इलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोटोपिक। आइसोटोप ढूंढते हैं पहले। आइसोटोप तब होता है जब आपका सेम एलिमेंट हो, पहली बात तो एलिमेंट सेम होना चाहिए बट मास नंबर अलग हो, ठीक है। मास नंबर अलग है कहाँ पे, पहले सेम एलिमेंट देखो, ये तो सेम एलिमेंट ही नहीं है, तो कितना बच गया, मतलब कंपटीशन रह गया 2, 4 और 3 में। अब आओ देखते हैं, लेट्स स्टार्ट विद 2, ठीक है। अब प्लस देखो पहले देखते हैं, आइसोटोपिक तो है ही है क्योंकि भैया सेम एलिमेंट है, बस मास नंबर अलग है, ठीक है। एक का मास नंबर है 39, एक का मास नंबर है 40। मास नंबर क्या होता है, मास नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। मास नंबर दोनों का अलग अलग है, एक का 39 है, एक का 40 है। अब हमें उससे नहीं देखना, अब हमें ये बस अब आपने एक चीज़ देखनी है कि देखो जितने प्रोटॉन होंगे उतने इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है, मतलब सेम इलेक्ट्रॉन है। अभी नहीं होल्ड अप, रुको ज़रा, सेम इलेक्ट्रॉन है क्या, हाँ क्योंकि न्यूट्रॉन्स में डिफरेंस आता है ना, तो इलेक्ट्रॉन सेम ही है। तो यहाँ पे देखो कितना इलेक्ट्रॉन लूज़ कर रहा है ये, नहीं यार एक सेकंड रुको, मैं कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ, रुको। देखो देखो मेरे हिसाब से आंसर क्या होना चाहिए, मेरे हिसाब से आंसर तो नंबर 4 होना चाहिए, बट वाई एक अजम्पशन लेके चल रहा हूँ मैं, ठीक है। मैं ये मान के चल रहा हूँ कि दोनों के न्यूट्रॉन सेम है, दोनों के न्यूट्रॉन सेम है। क्यों मान के चल रहा हूँ मुझे नहीं पता, बट मुझे मानना पड़ रहा है। के प्लस में मान लो ये के प्लस है और ये एक और के प्लस है, ठीक है। मान लो कि इस पर 39, इसका मास नंबर है 39, इसका मास नंबर है 40, मानना क्या है ऐसा, ठीक है। मान लो इन दोनों के न्यूट्रॉन सेम है, तो न्यूट्रॉन प्लस यहाँ पे कुछ, मान लो न्यूट्रॉन 10 है, दोनों में 10-10 न्यूट्रॉन है। हाइपोथेटिकली ऑफ कोर्स, यू डोंट हैव टू कंसिडर इट, बट हाइपोथेटिकली इट विल हेल्प यू सॉल्व द आंसर। 10 है यहाँ पे, 10 है यहाँ पे, तो भैया यहाँ पे आपको कितने चाहिए, यहाँ पे आपको चाहिए 29 प्रोटॉन, और यहाँ पे चाहिए आपको 30 प्रोटॉन, ठीक है। 29 प्रोटॉन है, इसका मतलब 29 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, और 30 प्रोटॉन है तो यहाँ पे 30 इलेक्ट्रॉन होंगे। दोनों पे पॉजिटिव चार्ज आया, यानी कि -1, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, अब इसके पास 28 है, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या होगा, अब इसके पास 29 है। इलेक्ट्रॉन दोनों में अलग अलग आ रहे हैं। अभी नीचे आओ, इधर आओ। अगर मैं बात करूँ, पहले मैं चेक कर लूँ मैं सही हूँ कि गलत हूँ। ओके ओके, डैम भाई, क्या गलती कर सकता हूँ मैं, लेट मी थिंक। आओ भाई आइसो बाहर पढ़ लेते हैं। आइसोटोप, आइसोबार आर विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। सेम मास नंबर होना नहीं, नहीं आइसोटोप होता है। ऑन द अदर हैंड आइडेंटिकल एटॉमिक नंबर होना चाहिए और डिफरेंट एटॉमिक मास नंबर होना चाहिए ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ, अच्छा डिफरेंट न्यूट्रॉन, अच्छा न्यूट्रॉन अलग अलग प्रेजेंट होते हैं, बट फिर मुझे कैसे पता चलेगा कि, अच्छा रुको फिर रुको, अच्छा डिफरेंट न्यूट्रॉन है। तो गाइज ऐसा होता है कि आइसोटोप में देखो, क्योंकि मैं बताता हूँ एक्चुअली मुझे कन्फ्यूजन क्या हो रही है। एटॉमिक ये क्या कहता है कि मास नंबर सेम है, ठीक है। इसने कहा कि मास नंबर सेम, दोनों जगह मास नंबर सेम। अब मेरे दिमाग में आता है, देखो मास नंबर क्या होता है, मास नंबर इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। अब तो या तो ये बदल लो या तो ये बदल लो, ठीक है। दोनों में से एक चीज़ बदल सकते हैं आइसोटोप बनाने के लिए। क्यों, क्योंकि मास नंबर अलग होता है, सॉरी मास नंबर अलग होता है और वो सेम होता है, एटॉमिक नंबर सेम होता है, यानी कि एटॉमिक नंबर सेम यानी कि प्रोटॉन सेम है ना। हाँ ओ डैम भाई, फिगर आउट नहीं किया मैंने, जस्ट अभी हिट हुआ। एटॉमिक नंबर सेम है यानी कि प्रोटॉन सेम है, तो आप बदल कैसे सकते हो, बदल आप ना उसको सकते हो क्या बोलते हैं, न्यूट्रॉन को हो सकते हो। फिर आप इधर वापस आओ, इसका मतलब ये है कि आपके पास न्यूट्रॉन, मान लो आपके पास प्रोटॉन 10 ही हैं, आपके पास प्रोटॉन 10 है,
यहाँ पर भी आपके पास 10 प्रोटॉन है, आप न्यूट्रॉन बदलो, समझ रहे हो? ओके, तो मैं क्या करूँ? तब भी तो सेम नहीं आ रहा ना, तब भी आंसर सेम नहीं आ रहा. समथिंग इज नॉट एडिंग अप भाई. यहाँ पर भी 10 प्रोटॉन है, यहाँ पर भी 10 प्रोटॉन है, यहाँ पे 29 न्यूट्रॉन है, यहाँ पे 29 न्यूट्रॉन है. +1 का जब चार्ज आया, +1 का जब चार्ज आया तो आपने यहाँ 10 से 9 हो गए, और फिर यहाँ पे 10 से, क्या स्टूपिड हूँ यार मैं, यहाँ पर भी तो 10 से 9 हो जाएंगे फिर. अच्छा हाँ, सही बात है. आई डो नॉट नो भाई, आई डो नॉट नो व्हाट इज हैपनिंग टू बी आई. ये थोड़ा डाउटफुल क्वेश्चन है, मेरा समझ में नहीं आ रहा ये क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन्स ऑफ कार्बन एंड सिलिकॉन विद रिस्पेक्टिव मासेस 12 and 28 is. द रेशियो ऑफ न्यूट्रॉन इन कार्बन एंड SI विद रिस्पेक्टिव एटॉमिक मासेस 12 and 28. मैं एटॉमिक मास का क्या करूँगा यहाँ पे? एटॉमिक मास एक्चुअली एक और इंटरेस्टिंग बात है कि जो एटॉमिक नंबर है काफ़ी हद तक आपके एटॉमिक मास के बराबर जाता है, लेकिन काफ़ी हद तक ही जाता है, आगे चल के ऐसा काम नहीं आता ये. इज इक्वल टू न्यूट्रल एटम, न्यूक्लियस ऑफ न्यूट्रल एटम. ठीक है, काफ़ी सेम रहता है, काफ़ी टाइम तक सेम रहता है. ठीक है, खैर कोई बात नहीं. आ जाओ, कार्बन में कितने हुए फिर? कार्बन इज़ व्हाट? कार्बन का नंबर होता है 6. ठीक है, उसमें न्यूट्रॉन कितने होंगे मुझे नहीं पता. सिलिकॉन का नंबर कितना होता है? 14. उसमें न्यूट्रॉन कितने हुए मुझे नहीं पता. मे बी बराबर ही होंगे दोनों का रेशो निकालो तो कितना हो जाएगा. आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग, बट ठीक है, आई टेक अ चांस. 3/7. 3/7 इज देयर सच आंसर? 3/7. बट आई वुड लाइक टू लिसन टू एन एक्सप्लेनेशन भाई, कैसे, हाउ? Hello बच्चों, let us see this question. The ratio of neutrons in carbon and silicon with respect to atomic masses 12 and 18. देखिए, जो कार्बन होता है उसका एटॉमिक नंबर 6 और एटॉमिक मास आपको 12 दिया है, तो अपने को इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स निकालना है. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स ये कैसे निकालेंगे? मास माइनस क्या होगा? एटॉमिक नंबर, तो क्या आ गया 6. अब आ जाइए, अपन बात करते हैं सिलिकॉन की. इसका एटॉमिक नंबर 14, एटॉमिक मास आपको कितना? मास माइनस एटॉमिक नंबर जो होता है, मास माइनस वो अपेरेंटली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, विच आई हाईली डाउट. ये बहुत आगे तक तो नहीं होता है, बट हाँ काफ़ी छोटे मोटे उस तक मास नंबर इक्वल्स टू मास हो जाता है छोटे मोटे एटम्स तक. मेरे हिसाब से कैल्शियम तक ही होता है ये तो, बट पता नहीं यहाँ पे लिख रखा है इन्होंने. चलो लिख रखा है तो मैं मान लेता हूँ. आगे बढ़ते हैं. अरे एक्चुअली इन्होंने क्या किया ना, मैंने तो देखो मैं बताता हूँ. इन्होंने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन का रेशो निकालना था, तो इनके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन थे, इन्होंने फिर मास से माइनस किया, तो को मास से नंबर ऑफ प्रोटॉन माइनस किया है. ठीक है, तो यही थोड़ी पेचीदा चीज़ लगेगी आपको, तो डोंट माइंड इट. तब भी आंसर उतना ही आ रहा है, 3/7 ही आ रहा है, कोई बहुत चेंज नहीं हुआ आंसर. आई डोंट लाइक दिस क्वेश्चन. आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. अगर एक स्पीसीज़ के पास 16 प्रोटॉन, 18 इलेक्ट्रॉन, 16 न्यूट्रॉन है, मुझे बताओ स्पीसीज़ कौन सी है और चार्ज कौन सा है. सबसे पहले मैं स्पीसीज़ आइडेंटिफाई करना पसंद करूँगा. 16 प्रोटॉन यानी कि 16 नंबर एटॉमिक नंबर किसका है? 16 एटॉमिक नंबर है आपका इसका सिलिकॉन का, सॉरी सल्फर का. अब इसके पास बराबर नहीं है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन. बराबर होते तो सिर्फ सल्फर होता. ठीक है, लेकिन बराबर नहीं है, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास नेगेटिव चार्ज है. कितने का? -2 का. ठीक है, तो आंसर इज क्लियरली 4th. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 14. इन विच ऑफ द फॉलोइंग द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इसमें से कौन से में नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा बड़ा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन छोटा है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. अच्छा, इनमें से कौन से में नंबर ऑफ प्रोटॉन बड़ा है नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, लेकिन नंबर ऑफ छोटा है. ओके, प्रोटॉन जो होते हैं ग्रेटर देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, बट नंबर ऑफ प्रोटॉन इज लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. पूरा देखना पड़ेगा क्या? तो ये कंडीशन ऐसा आना चाहिए कि प्रोटॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन बड़ी होनी चाहिए आपके नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन छोटा होना चाहिए आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से. तो कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है, कहीं ना कहीं नेगेटिव चार्ज है. नेगेटिव चार्ज वाली स्पीसीज नंबर 4 की है. देखें, ये देखते हैं. नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज लेस देन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स. इनका ऐसा लग रहा है कि नंबर 4 होना चाहिए, बट फिर डाउट्स आ रहा है. लेट्स गो विथ 4, नंबर 4. एक बार कंफर्म कर लेते हैं ना कितने हैं यहाँ पे टोटल.
आओ कंफर्म कर लेते हैं भाई, क्या दिक्कत है। ऑक्सीजन के पास कितने, ऑक्सीजन के पास 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 6 है, ठीक है। तो उसके पास 6 प्रोटॉन होता है, लेकिन शायद उसके पास न्यूट्रॉन भी 6 ही है क्या? न्यूट्रॉन भी तो 6 ही है, ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सीजन 6 है ना ऑक्सीजन के पास। चलो अभी 6 प्रोटॉन लेके चलते हैं, और हाइड्रोजन के पास 1 प्रोटॉन होता है, तो टोटल प्रोटॉन 7 है। लेकिन क्योंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे, वैसे आपको पता है 6 प्रोटॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन है, 1 प्रोटॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन भी होना चाहिए, लेकिन +1 मान लो। बस मैं एक चीज़ यहाँ पे मुझे खल रही है, यहाँ पे की कॉन्सेप्ट है कि भैया आपको पता होना चाहिए कि नंबर ऑफ़ प्रोटॉन, नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कहाँ कितने होते हैं। बस मुझे एक बात खल रही है कि यार नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन कितने होंगे। पहले तो मतलब यूजुअली तो होता है नंबर ऑफ़ प्रोटॉन बराबर नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन होता है, लेकिन शायद ऑक्सीजन में ऐसा ना होता हो भाई, क्या पता। ऑक्सीजन की अगर मैं बात देखूँ तो ऑक्सीजन की बात ही कुछ ऐसी है। लेट्स टॉक अबाउट ऑक्सीजन फॉर अ लिटिल बिट। OXYGEN, ऑक्सीजन नहीं दे रखा। आओ देख लेते हैं, आंसर देख लेते हैं, कोई नो हार्म नो हेलो फाउल, बच्चों, लेट्स रीड दिस। नो फाउल नो हार्म। ऑक्सीजन के पास कितना है भाई? हाइड्रोक्साइड आयन में 8 ऑक्सीजन, अच्छा 8 होते हैं क्या? अच्छा जी, 6 नहीं होते, मुझे लग रहा है 6 होते हैं। ऑक्सीजन के पास प्रोटॉन क्या है भाई, रुक जाओ। इसमें तो ये दोनों 8, हाइड्रोजन के 0, राइट? कितना आ गया ऑक्सीजन? अच्छा हाँ, हाइड्रोजन में तो न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, मैं तो भूल ही गया था, हाइड्रोजन में शायद न्यूट्रॉन होता ही नहीं है, नहीं होता हाइड्रोजन में। आई डोंट थिंक सो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन होता है। लेट मी चेक। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन कितने होते हैं? हाँ, हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन होता है, तो हाँ ऑब्वियसली भैया यहाँ प्रोटॉन ही आपके कम पड़ रहे हैं। बाकी मैं फिर भी जिनके देखने पे कितने जरूर हूँ। प्रोटॉन्स? 8। ऑक्सीजन में 8 प्रोटॉन होते हैं क्या? मैं भूल ही गया था। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, प्लस बेरिलियम, बोरॉन, हाइड्रोजन के कितने? कार्बन, नाइट्रोजन। अच्छा हाँ, नंबर 8 पे आता है ना, ठीक है ठीक है ठीक है, माय बैड। आंसर निकल आया ना, एक्चुअली मैं बताता हूँ क्या गलती करी मैंने। ऑक्सीजन की अगर मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन के पास कितने प्रोटॉन? 8, यानी कि 8 ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अलग कलर में लिख रहा हूँ, बगल में लिखता हूँ, ठीक है। अब आपके पास इलेक्ट्रॉन अभी तो बरा और OH माइनस था ना, तो हाइड्रोजन के पास, अच्छा रुक जाओ, यहाँ पे प्रोटॉन लिखता है, यहाँ पे न्यूट्रॉन और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक है। प्रोटॉन यहाँ पे हाइड्रोजन का लिखते हैं, ठीक। रुको 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 रुको, ये बात तो बिल्कुल समझा के जाऊँगा मैं, ठीक है। आओ देखते हैं, रुको रुको, थम जाओ, लेट मी स्विच टू डिफरेंट कलर। ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, सॉरी 8 प्रोटॉन है। न्यूट्रॉन कितने हैं जी? 8 ही न्यूट्रॉन है। और इलेक्ट्रॉन कितने हैं? इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे होते हैं 8, ठीक है। हाइड्रोजन के पास प्रोटॉन है 1, न्यूट्रॉन है 0, इलेक्ट्रॉन है 0, नहीं 1 इलेक्ट्रॉन भी तो होता है शायद, खैर जो भी है, +1 एक और डाल देते हैं, क्यों? क्योंकि एक बाहर से चार्ज आ रहा है। तो इलेक्ट्रॉन अगर आप यहाँ हिसाब लगाओगे तो इलेक्ट्रॉन आता है कितने? इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं 9, ठीक है। 9 इलेक्ट्रॉन आते हैं यहाँ पे, 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, सॉरी 10 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है। एक प्रोटॉन आ रहा है, अरे 8 9 प्रोटॉन आ रहे हैं, और 8 न्यूट्रॉन आ रहे हैं, ये हिसाब है, यही है ना हिसाब। हेलो बच्चों, नंबर ऑफ प्रोटॉन देन द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। इसमें भी है, ठीक है। नंबर ऑफ, चलो आगे बढ़ते हैं, हो जाता है ऐसी छोटी मोटी चीज़ आदमी भूल जाता है। सेलेक्ट द पेयर वेयर बोथ स्पीसीज हैव सेम रेडियस। चौथा रेडियस हीलियम प्लस का, पहला रेडियस हाइड्रोजन का। इसका एक फॉर्मूला होता है, रेडियस निकालने का एक फॉर्मूला होता है। आओ देखते हैं ये रेडियस का क्या फॉर्मूला होता है। फिर भी अगर अंदाज़े से मुझे मतलब अगर मुझे नहीं आता तो मैं क्या करता, अगर मुझे नहीं आता है वैसे मैं क्या करता, मैं ये देखता कि भैया देखो, जैसे पॉजिटिव चार्ज आता है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन जा रहा है यानी कि रेडियस छोटा हो गया मेरा। इलेक्ट्रॉन गया तो एक शेल चली गई, मान लो यहाँ पे, मान लो एक्स कोई है एलिमेंट है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन चला गया तो मेरी रेडियस छोटी हो गई, ठीक है। तो मैं चाहूँगा कि मेरे पहले तो चार्ज ना हो, चार्ज है भाई, चार्ज है, चार्ज है, और मैं ये भी चाहूँगा कि अच्छा सेम रेडियस होना चाहिए। देखो अभी तो खैर चलो रेडियस का वो लगाते, तो रेडियस विल बी डायरेक्टली,
मतलब चार्ज देखो, जितना मेरा छोटा एटॉमिक नंबर होगा, यानी कि Z जितना छोटा होगा, मतलब छोटा स्पीसीज है, हाइड्रोजन है, तो उसका रेडियस ऑब्वियसली छोटा होगा एज कम्पेयर टू समथिंग लाइक क्लोरीन। भैया उसका नंबर बहुत बड़ा है, तो मैं पहले तो Z रखूँगा। जितना बड़ा नंबर उतना नहीं, अरे नहीं, Z को ऊपर रखूँगा। जितना बड़ा नंबर होगा मेरा, जितना बड़ा नंबर होगा जितना बड़ा, और उतनी ही बड़ी मेरी रेडियस होगी, ठीक है। तो ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और फिर शेल की बात करूँ तो जो मतलब जो सा भी शेल होगा, जौन सा भी शेल होगा, मान लो पहले शेल की बात हुई, दूसरे शेल की बात हुई, तीसरे शेल, जैसे 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 शेल बढ़ रहा होगा वैसे वैसे मेरा रेडियस बढ़ेगा। तो मेरा जो भी फॉर्मूला आएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, एक तो Z के एटॉमिक नंबर के, और एक तो शेल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दो चीज़ें तो होंगी होंगी। अब देखते हैं, अब रेडियस देखते हैं। थॉमसन मॉडल ये रहा यार। अच्छा, थॉमसन होता है वो मॉडल ऑफ एटम। हाँ, प्लम पुडिंग मॉडल इसी को बोलते हैं। सही बता रहा था मतलब मैं। खरा, अच्छा हाँ, रेडियस देखना था ना। रेडियस 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 निकालें कैसे भैया? कैसे निकाला रेडियस आपने? कहीं है रेडियस का फॉर्मूला है क्या रेडियस का? रेडियस वाला फॉर्मूला कहाँ है भाई? And that of the radius becomes smaller with increase. This will be totally bound by the radius. कहाँ है ये? बहुत बढ़िया। रेडियस दे ही नहीं रखा गया यहाँ पे। ये तो मैकेनिकल मॉडल हो गया। ये है भाई साहब द ब्रॉय। अरे ठीक है भाई। तो अपेरेंटली रेडियस का फार्मूला कुछ ऐसा है। रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय द इक्वेशन। अब ये इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, ठीक है, बट अभी के लिए नहीं। मतलब अभी इक्वेशन समझेंगे बैठ के। एक यार वेट, लेट मी टेक अ लिटिल बिट ब्रेक। रुक जाओ, 10 मिनट ब्रेक लेने दो मुझे। हाँ जी, क्या कह रहा था मैं? रेडियस। तो रेडियस का अपेरेंटली रेडियस ऑफ द ऑर्बिट इज गिवन बाय द इक्वेशन। रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात कर रहे हैं। आई होपफुली रेडियस ऑफ ऑर्बिट की बात कर रहे होंगे। RN जो भी है 0.529, ये कोई कांस्टेंट है, n² अपॉन Z के। अच्छा, मतलब जितना बड़ा नंबर उतना छोटा रेडियस हो जाता है क्या? हो सकता है, हो सकता है। अब मुझे नहीं पता रेडियस वाला फॉर्मूला एग्जैक्टली आया कहाँ से है। ये रहा रेडियाई वाला एक्सप्रेशन, ये 52.9, ये वही 0.05 जो भी था, n² अपॉन Z। बट Z क्यों नीचे, क्यों Z है? जितना एटॉमिक नंबर उतना रेडियस छोटा थोड़ी हो जाएगा। हो सकता है कि मे बी एटॉमिक नंबर बड़ा हो तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बड़ी हो तो रेडियस छोटा हो जाए, मे बी। आओ देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आओ देखते हैं। चौथा रेडियस है, ठीक है। n² हो जाएगा 4 का स्क्वायर अपॉन Z हो जाएगा 1। तो ये दोनों तो बिल्कुल कहीं ना कहीं से वो भी मैचिंग नहीं है। दूसरा रेडियस है, ठीक है। अरे नहीं यार, क्या बात कर रहा हो? ये R2 R1 क्या है, मुझे समझ में नहीं आ रहा। और चार्ज, हाँ, फिर एटॉमिक नंबर कम हो जाएगा ना 3+ के। नहीं यार, क्यों कम होगा? पता नहीं यार, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। लेट्स गो विद एनी ऑफ देम। और देखते हैं, फॉर्मूला देखते हैं। हेलो बच्चों, आइए। लेट अस हीटर्स 0.0529 या 52.9 पिकोमीटर में अगर हो तो n²। अच्छा रुक जाओ, फॉर हीलियम प्लस R2 दूसरा रेडियस। अच्छा, R1 है पहला रेडियस होता है ना, पहले शेल का रेडियस होता है, पहले शेल का रेडियस होता है। तो R2 हो गया दूसरे शेल का रेडियस। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है हीलियम प्लस में कैसे निकालोगे? हाइड्रोजन हीलियम प्लस R2 ऑफ हीलियम प्लस, तो 2 ही आएगा, नीचे 2 ही रहेगा क्या? आओ देखते हैं यहाँ कुछ लिखा हो तो। मतलब अगर चार्ज आ गया तो क्या करना है? रेडियाई है n² अपॉन Z। बोर थ्योरी कैन बी अप्लाइड टू, बोर थ्योरी है, बोर थ्योरी लगाई हम लोगों ने। अच्छा, हीलियम प्लस, लिथियम 2+, बेरिलियम 3+, एंड सो ऑन द एनर्जीज ऑफ द। ओके, अच्छा अच्छा।
देखो तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, बोर्स थ्योरी। इस क्वेश्चन में की कॉन्सेप्ट क्या है, बोर्स थ्योरी। अपेरेंटली आप ये थ्योरी सिर्फ और सिर्फ ऐसे स्पीसीज पे लगा सकते हो जिसपे सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन हो, जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक हो, हाइड्रोजन स्पीसीज वाली जो होती हैं उन जिनमें एक ही इलेक्ट्रॉन हो। देखो यहाँ लिखा है ना, वो कंटेनिंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन तो चलो छोड़ो, सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ठीक है। बॉस थ्योरी सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन। बॉस थ्योरी ये कहती है कि अगर आपको रेडियस निकालना है तो वो हो जाएगा इक्वल टू 0.05, रुक जाओ, 52.9 पिकोमीटर वाला निकालना है। पिकोमीटर में निकालनी है अगर आपको 52.9 एन स्क्वायर, ठीक है, एन स्क्वायर। अच्छा तभी जेड नीचे है, एन स्क्वायर अपॉन जेड। जेड जैसे जैसे बढ़ोगे, क्योंकि आइसो इलेक्ट्रॉनिक है, जेड जैसे जैसे बढ़ोगे आप में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो होगा, इलेक्ट्रॉन तो एक ही है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उस पर ज़्यादा हो जाएगा। क्यों? जेड क्या है भैया, एटॉमिक नंबर। उसमें क्या आता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन आता है, लेकिन प्रोटॉन भी आता है। तो प्रोटॉन बढ़ेगा तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ेगा न्यूक्लियस पे, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होगा। जितना ज़्यादा अट्रैक्शन हुआ, मान लो यहाँ पे कम अट्रैक्शन है तो यहाँ का रेडियस कम है, ज़्यादा अट्रैक्शन है तो रेडियस इतना है, ठीक है। 52.9 एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर, ठीक है, एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर। एन स्क्वायर अपॉन जेड नैनोमीटर हो गया, ठीक है। अब क्या करें, तो अब ये देखो, अब मैं इसको कांस्टेंट ही रख रहा हूँ, ठीक है। आइसो मुझे क्या देखना है, सेम रेडियस कहाँ कहाँ पे है। आओ इधर की बात करते हैं, हीलियम प्लस और हाइड्रोजन का मेरे को देखना है रेडियस, ठीक है। हीलियम प्लस का क्या है जी, एन स्क्वायर। चौथा रेडियस ढूंढना है ना, चौथा रेडियस, ठीक है। तो 16 अपॉन हीलियम का नंबर क्या है, हाइड्रोजन हीलियम 2, ये हो जाएगा आपका 8 इंटू के। मैं 52.9 को लिख रहा हूँ के, पिकोमीटर, 8 के पिकोमीटर है, ठीक है। खैर आओ दूसरा देखते हैं, ये तो नहीं है तो यहाँ पे, और क्योंकि हाइड्रोजन का अगर मैं निकालने जाऊँ तो हाइड्रोजन का एन भी पहला ही शेल निकालना है, तो एन भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, जेड भी 1 हो गया, तो भैया उसका बस रहेगा के, ठीक है। आओ दूसरा केस ढूंढते हैं। दूसरे केस में अगर मैं देखूँ, बेरिलियम 3+, ठीक है, बेरिलियम 3+, अगर रेडियस निकालने जाऊँ तो 0.529 इंटू 0.529 हो गया आपका, इंटू 0.529 इंटू एन स्क्वायर हो गया भाई कितना, 2 का स्क्वायर हो गया 4 अपॉन व्हाट, एन स्क्वायर अपॉन जेड है आपका एटॉमिक नंबर, बेरिलियम, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, यानी कि 4। तो 0.529 को मैंने के लिया है, ठीक है। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, कहीं कन्फ्यूजन हो जाए तो मैं बस के लिख रहा हूँ यहाँ पे, ओके। आई होप दैट्स फाइन बाय यू। और ये हो गया हाइड्रोजन, ठीक है। डैम भाई डैम, कितना हो जाएगा, हो जाएगा के इंटू एन स्क्वायर हो जाएगा आपका। मुझे पहले ही रेडियस निकालना है, 1 का स्क्वायर 1 अपॉन हाइड्रोजन, तो ये भी के हो गया। तो यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि दोनों का रेडियस के आ रहा है। यहाँ पे 52.9 पिकोमीटर होगा, के बजाय 52.9 पिकोमीटर हो जाएगा। तो अभी हमें कोई चीज़ कवर करनी है तो वो है हमें बोर्स थ्योरी पूरी की पूरी पढ़नी है, अभी पढ़ेंगे उसे धीरे धीरे करके, सब पढ़ेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, ये देखो ये तो स्टार्क इफेक्ट होता है शायद, ये खैर जीमन इफेक्ट होता है, खैर है ये एनसीईआरटी में है, और ये अगर होगा भी तो बहुत आ गया। जीमन इफेक्ट है, डैम पहली बार देख रहा हूँ मैं, कोई बात नहीं, चलो इसको भी देखेंगे, अभी देखेंगे। जीमन इफेक्ट भी आ गया। अब मेटल सरफेस इज एक्सपोज टू सोलर रेडिएशन, ठीक है। मेटल सरफेस से सोलर रेडिएशन आ रही है यहाँ पे, ठीक है। द एमिटेड देखो ये इसका की कॉन्सेप्ट है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहता है वो, ये जो फोटॉन्स आ रहे हैं इनके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, वो यहाँ के मेटल के कुछ पार्टिकल्स को वो एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी और फिर वो निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है। द एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैव एनर्जी लेस देन अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। जो इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं उनकी जो एनर्जी है लेस देन मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन द फ्रीक्वेंसी। अब देखो, एक तो वो एनर्जी कुछ कैरी करके ले जा रहा है, ठीक, वो एनर्जी कुछ कैरी करके ला रहा है, ठीक। वो आएगा पहले तो धक्का मारेगा, ठीक है, पहले वो धक्का मारेगा, इसको बाहर निकालेगा, तो कुछ एनर्जी तो चाहिए बाहर निकालने के लिए, ठीक है। प्लस फिर कितनी तेज से धक्का मारा है उससे डिसाइड होगा कि ये जो पार्टिकल है जो निकल के जा रहा है उसमें कितनी एनर्जी होगी,
काइनेटिक एनर्जी इस पार्टिकल की, ठीक है। अब क्या कह रहा है वो, द एमिटेड इलेक्ट्रॉन हैविंग एनर्जी लेस देन अ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी डिपेंडिंग अपॉन, आई डोंट अंडरस्टैंड द एमिटेड, ये पहला समझ में नहीं आया, जो बाहर इलेक्ट्रॉन निकले हैं उनकी एनर्जी जो होगी वो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एनर्जी से कम होगी डिपेंडिंग अपॉन द, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। एमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की जीरो एनर्जी होगी, नहीं, कुछ ना कुछ एनर्जी तो लेके ही निकलेंगे। उनकी इलेक्ट्रॉन, उनकी एनर्जी होगी जो भी फोटोन की एनर्जी, नहीं देखो फोटोन कुछ एनर्जी लाता है, फोटोन बहुत सारी एनर्जी लाता है। अब उसको एनर्जी दो चीज़ों में न्यौछावर करनी पड़ी, एक तो धक्का देके निकालने में, ऊपर से कितनी तेज से वो निकाल रहा है उस पर, ठीक है। तो एक तो धक्का देगा ऊपर से, धक्का देने के बाद ये कितनी तेज़ी से आगे भागेगा वो डिपेंड करेगा कि ये कितनी एनर्जी आई है। तो E इज इक्वल टू जो एनर्जी फोटोन की है वो है भैया, एक तो जो चाहिए ही चाहिए, जो धक्का देने के लिए चाहिए, प्लस जो बाकी बची हुई है उससे स्पीड मिलेगी उस एनर्जी को, ठीक है। बात तो बहुत गुस्से में आया, बहुत तेज़ गुस्से में आया तो धक्का भी देगा और उसको आगे भी बहुत तेज़ जो मेटल का इलेक्ट्रॉन है, मेटल के एटम का इलेक्ट्रॉन है वो बहुत तेज़ निकल के भी जाएगा। लेकिन अगर हल्की सी, मान लो हल्का सा एनर्जी लेके आया हो, बस धक्का दिया, जस्ट धक्का दिया उसने, तो उसके पास ज़्यादा एनर्जी से जाएगा नहीं वो। खैर, emitted electrons have energy less than a maximum value of energy depending upon the frequency। देखो फ्रीक्वेंसी, फोटोन है, फोटोन की एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड करती है, एनर्जी ऑफ फोटोन इज h इंटू एफ, फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करती है। और हाँ, इस एमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी वो डिपेंड करेगी कि ये एनर्जी कितनी लेके आ रहा है, ठीक है। जितना तेज़ धक्का मारेगा, जितना तेज़ एनर्जी लेके आएगा, उतनी ज़्यादा तेज़ी से ये भाई साहब फरार हो जाएंगे। तो मेरे सबसे फर्स्ट आंसर आना चाहिए, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसका की जो पॉइंट है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज लीनियरली विद, देखो काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसकी, ठीक है, ये किसकी डिपेंडेंट है, इसकी काइनेटिक एनर्जी इसके ऊपर डिपेंडेंट है ना। जो एनर्जी आपकी आ रही है फोटोन की, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट, भाई यहाँ तो फ्रीक्वेंसी लिख रहा है आपने तो कही एनर्जी, तो भाई एनर्जी ही फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी ही एनर्जी होता है, माय बैड। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज इतना, द वेवलेंथ ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज, देखो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कितनी है, इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है तो मैं वो वाला फार्मूला यूज़ कर सकता हूँ, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, ठीक है, उसकी ये एनर्जी है, ठीक। बट मैं, लेकिन मुझे वेवलेंथ निकालनी है और इसमें मैं वेवलेंथ निकालूँगा कैसे, सही बात है। इसमें मैं वेवलेंथ कैसे निकालूँगा वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन्स। मुझे पता है कि इसकी एनर्जी ये भी हो सकती है, hc/λ भी हो सकती है यार, बट वो फोटोन के लिए नहीं होती। आई एम नॉट टू श्योर अबाउट दैट इफ आई एम बीइंग कंप्लीटली ऑनेस्ट। आओ ये वाला फॉर्मूला लगा के देखते हैं। तो लैम्डा हो गया आपका एनर्जी, हो गया 3 × 10⁻⁻⁵, 3 × 10⁻⁻25 अपॉन 6.6 × 10⁻⁻34 अपॉन 3 × 10⁸, 3 × 10⁻⁸8। तो ये हो जाएगा, 3 से 3 कट गया, इसको मैं अगर 10 मान लूँ, 10/6 हो गया ये, 10/6 मल्टीप्लाई बाय, इसको 10 मारा तो इसको -26 कर दूंगा मैं, 34 - 8 कितना हुआ ये, 34 - 8 हो गया 26, तो ये 10⁻+26 हो गया, तो 10/6 है आंसर। 10/6 नहीं, कुछ तो गलत कर रहा हूँ मैं, रुक जाओ, 10/6 कितना आएगा, 1 पॉइंट समथिंग, तो 1 पॉइंट समथिंग, पहला डिजिट 1, कुछ तो गड़बड़ है, मुझे नहीं पता, आओ देखते हैं। आओ बुक की हेल्प लेते हैं, लेट्स टेक द हेल्प ऑफ द बुक। ये देखो, देखो काइनेटिक एनर्जी दे रखी है आपको इलेक्ट्रॉन की, कैलकुलेट से वेवलेंथ। तो पहले इन्होंने स्पीड निकाला और फिर अच्छा, फिर ये वाला फॉर्मूला इनपुट किया इन्होंने, अच्छा। क्या सीन है, देखो मैं बताता हूँ। एक्चुअली ये वाला फार्मूला शायद सिर्फ और सिर्फ फोटोन के लिए होता है, तो ये गलती लगा रहा हूँ मैं यहाँ तो शायद मुझे लगाना ही नहीं चाहिए। फार्मूला आपको लगाना चाहिए, एनर्जी ये वाला चीज़ तो ठीक है, ये वाली चीज़ तो आई होप इट इज़ अंडरस्टैंडेबल कि एनर्जी होती है हाफ ऑफ mv²। अब मैं इसको कैसे यूज़ कर सकता हूँ, एक और बात होती है एनर्जी तो नहीं, बट ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में या किसी भी पार्टिकल की अगर आपको वेवलेंथ निकालनी है तो h/उसका मोमेंटम, ठीक है, उसका मोमेंटम।
तो मुझे उस वाले फार्मूला से वेलोसिटी निकल गई और फिर मैं यूज़ कर सकता हूँ उसको लैम्डा निकालने में। बताओ देखते हैं, ठीक है। हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 एनर्जी अपॉन एम का रूट, ठीक है, वी स्क्वायर। और क्या, वी इज इक्वल टू 2 ई बाय एम, 2 ई बाय एम, ठीक है। अब मैं इसको अगर इस फॉर्मूला में लगाऊं, ठीक है, किस फॉर्मूला में लगाना था मेरे को, तो लैम्डा बराबर क्या था वो, एनर्जी, सॉरी एच अपॉन मोमेंटम, एच अपॉन एम इंटू 2 ई बाय रूट एम, और ये ऊपर भी रूट 2 ई होगा क्योंकि ओवरऑल रूट था। तो एम रूट एम से ऐसे कट जाएगा, तो ये हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू एच बाय 2 एम ई का रूट। लगा के देखते हैं, तो ये हो गया जी 6.6 इंटू एच है प्लैंक्स कॉन्स्टेंट नेगेटिव 10⁻⁻34 अपॉन 2 इंटू एम, मास कितना था जी, इसका मास दे रखा है क्या, मास नहीं दे रखा, बट चलो यहाँ दे रखा था तो थोड़ी बदमूसी हो जाए, थोड़ी चीटिंग हो जाए। मास कितना है जी, मास कितना दे रखा है जी आपने, 9.1 इंटू 9 लिख लेता है, 9 इंटू 10⁻⁻31 इंटू वॉट, इंटू ई। एनर्जी कितनी है, एनर्जी है 3 इंटू 10⁻⁻25, 3 इंटू 10⁻⁻25 का रूट, 3 2 ज़ा 6, 6 9 ज़ा 54। भाई साहब, तो कुछ गंदा सही आंसर आया बिल्कुल। अब बताओ देखते हैं, ये ऊपर वाला प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू सही डाली है ना मैंने, 6.626, हाँ ठीक है। तो अभी प्लैंक कांस्टेंट की तो वैल्यू ऐसे ही रखो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन ये हो जाएगा 54 इंटू 10⁻66 -66 का रूट। -66 कैसा है, 31 प्लस, अच्छा नहीं 56 होगा ना, 66 थोड़ी होगा, माय बैड 56 होगा ये। तो इसको अगर मैं बाहर निकालूं तो ये हो जाएगा 10⁻56 का आधा कितना होता है, 10⁻28। इसको निकालूँ 6.6 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन 10⁻⁻28, रूट है 54 के आसपास क्या है जी, 7 7 ज़ा 49 है, तो 7 ले लेता हूँ, 8 8 ज़ा तो 64 हो गया, तो उसको 7 ले लेता हूँ, रूट की जगह यहाँ 7 ले लेता हूँ, ठीक है। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 66, 6.6, 7 से हल्का से ऊपर ही आएगा वैसे, इंटू 10⁻28 है, ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा ये, 10⁻⁻8, इसको -9 ही कर लो और इसको 66 बना लो। तो ये 7 से हल्का सा ऊपर था, मान लो इसे 7 और 8 के बीच में था, 7.5 ही मान लो, 7 चलो 7 मान लो, 66 है, 7 9 जा, तो ये जाएगा 9 इंटू 10⁻⁻ समथिंग, तो 9 समथिंग आना चाहिए आंसर, और 9 से सबसे क्लोजेस्ट है 8967 एंगस्ट्रॉम, और यही है आपका आंसर। तो इसका की पॉइंट क्या था, इसका की पॉइंट ये था कि एक्चुअली लैम्डा जो होता है, लैम्डा बराबर होता है एच प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मोमेंटम। किस चीज़ में, किस पर्टिकुलर केस में, आओ देखते हैं एक बार, ये भी देख लेते हैं। देखो de Broglie ने 1924 में कहा था कि देखो मैटर जो होता है, रेडिएशन को देखो, लोगों को पता था कि रेडिएशन, जब de Broglie भाई साहब आए थे तो लोगों को पता है कि रेडिएशन के पास डुअल बिहेवियर होता है, ये लोगों को पता था, ठीक है। उनके पास बोथ वेव लाइक और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ होती है, मतलब फोटोन के पास मोमेंटम भी है, वेवलेंथ भी है, दोनों चीज़ें। इलेक्ट्रॉन के पास भी मोमेंटम होना चाहिए और वेवलेंथ भी होनी चाहिए। ये de Broglie ने कहा कि ठीक है, अगर रेडिएशन के पास है तो मतलब पार्टिकल के पास है, या रेडिएशन के पास है तो पार्टिकल के पास क्यों नहीं है, उन्होंने ये कहा था। तो de Broglie ने, क्योंकि de Broglie का मानना यह था कि नेचर को पसंद है सिमेट्री, तो दोनों साइड होना चाहिए। फिर उन्होंने ये बात, ये रिलेशन दिया था। अब ये रिलेशन कहाँ से दिया था मुझे नहीं पता,
द ब्रॉय प्रेडिक्शन वॉज कंफर्म्ड एक्सपेरिमेंटली, ठीक है। बाद में ये डबल स्लिट यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट से पता चल गया था, ठीक है। अब मुझे ये बताओ हाउ कम द ब्रॉय रीच टू दिस, ठीक है, ये आज का सवाल है। आओ देखते हैं क्या क्या चैप्टर है भाई ये, स्ट्रक्चर ऑफ एटम, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। हाउ डिड द ब्रॉय give his momentum equation कैसे दी थी, ठीक है। मोमेंटम भाई, मोमेंटम। आओ आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। एक लाइट बल्ब इतनी मोनोक्रोमेटिक लाइट इतनी वेवलेंथ की एमिट करता है, ठीक है। कैलकुलेट द नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड। देखो लाइट बल्ब की पावर दे रखी है 100 वाट जो होता है पावर, ठीक है। कितनी पावर लग रही है, तो पावर होता है भैया एनर्जी, ठीक है, अपॉन टाइम, ठीक। पावर होता है ये कि कितनी पावर लगी है, जितने कम समय में जितनी एनर्जी लग जाए उतनी ज़्यादा पावर, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक यानी ये एक वेवलेंथ की और कुछ नहीं, ताकि आपको लगे कि अच्छा 400 नैनोमीटर की कर रही हो सकता है उससे कम की कर रही हो सकता है उससे ज़्यादा कर रही हो, फिर एनर्जी में दिक्कत होती। खैर फोटोन निकलते हैं, ठीक है। फोटोन के बारे में मतलब फोटोन भी तो लाइट ही है ना, फोटोन लाइट बनाता है। फोटोन और लाइट में क्या लेन देना है, एक फोटोन की एनर्जी मान लो हुई एफ, नहीं एफ तो नहीं लूँगा, एफ नहीं लूँगा, मान लो एक फोटोन की एनर्जी हुई एन ई, तो उस लाइट की, अब लाइट किस चीज़ से बनी है, लाइट एक्चुअली बनी है बहुत सारे फोटोन से। लाइट बनी है, ये रहा आपका लाइट बल्ब, ये रहा आपका लाइट बल्ब, और ये बना है किस चीज़ से, बहुत सारे फोटोन से, सॉरी बहुत सारे, ये लाइट देता है और ये जो लाइट बनी है बहुत सारे फोटोन से बनी है, एन मल्टीप्लाई बाय बहुत सारे फोटोन, नंबर ऑफ फोटोन्स, ठीक है। तो भैया अगर एक फोटोन में एनर्जी होगी ई, तो टोटल एनर्जी हो जाएगी एन इंटू ई, ठीक है, एन इंटू ई। अब क्या आगे बताओ, तो देखो आगे ऐसा है कि आपके पास एनर्जी पावर और एनर्जी में लेना है एन इंटू ई अपॉन टी। और एक और बात, एनर्जी क्या होती है, एक फोटोन की एनर्जी कितनी होगी, एच एफ। अगर आप देखो एक फोटोन की जो एनर्जी होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इसके, उसकी फ्रीक्वेंसी से, तो ये हो जाएगा एच एफ। तो पावर इज इक्वल टू एन इंटू एफ अपॉन टी, ठीक है। मुझे क्या चाहिए था, एमिटेड पर सेकेंड, यानी कि पर सेकेंड यानी कि टाइम में 1 सेकेंड लेके चल रहा हूँ, ठीक है। मुझे क्या चाहिए, नंबर ऑफ फोटॉन्स चाहिए, ठीक है। नंबर ऑफ फोटॉन्स हो गए 100 वाट यानी कि 100 अपॉन एच यानी कि 6.6 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 34 है, मैं ऊपर कर रहा हूँ 10 टू द पावर पॉजिटिव 34 इंटू क्या है आपका 400 नैनोमीटर, ठीक है। तो 400 नैनोमीटर हो गया आपका ये, 400 इंटू 10 टू द पावर नेगेटिव 9 है, नेगेटिव 9 ऊपर जाएगा तो 10 टू द पावर पॉजिटिव 9 हो जाएगा, ठीक है। ये 2 0, इसको 9 को 7 बना देंगे। खैर 6.6 इंटू 4 कितना होगा, 25, क्या देखो 6 4 से क्या होता है 20, 6 4 से क्या होता है 24 होता है, तो 24 से हल्का सा ऊपर हो जाएगा 25 हो जाएगा। तो इसे 100/25 मान लो, 100/25 इंटू 10 टू द पावर 34 प्लस 7 कितना हो जाएगा ये 41 लगभग ऐसे अप्रोक्सीमेटली आंसर मान लो 4 इंटू 10 टू द पावर 41। देखें इसका आंसर है कोई ऐसा, ऐसा तो कोई आंसर है नहीं। व्हाट डू वी डू नाउ, व्हाट टू डू, पॉजिटिव में ही आएगा, वैसे तो आएगा तो पॉजिटिव में, तो आंसर या तो फर्स्ट होगा या तो सेकंड होगा। अब देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है हमसे, लेट्स सी कुछ तो गड़बड़ हुई है, तो कुछ भारी दिक्कत हुई है हमसे। पावर इज इक्वल टू पावर इज इक्वल्स टू एन इंटू एफ, आपकी जो भी फ्रीक्वेंसी है, ओके एक्चुअली ये फ्रीक्वेंसी है ना कि दिस इज़ फ्रीक्वेंसी, एच एफ, यहाँ पे एच एफ लगेगा और हमने एच लैम्डा कर दिया, तो वो गलत है, ठीक है। तो मतलब क्या किया मैं बताता हूँ, देखो एन इंटू एनर्जी, पहली बात तो यहाँ एनर्जी होगा, इक्वेशन थोड़ी सी मैंने जल्दीबाजी में गलत लिखी है, रुको
लेट मी रेज दिस। यहाँ n इंटू एनर्जी होगा पहली बात तो, और एनर्जी इक्वल्स टू होता है HF, ठीक है। मैंने h इंटू लैम्डा कर दिया, ठीक है। अगर आप लैम्डा ले रहे हो तो HC बाय लैम्डा होता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा एक्चुअली में, इक्वेशन एक्चुअली में हो जाएगी पावर इज इक्वल टू n, ठीक है। लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, ये रहा n एनर्जी, एनर्जी इज HC बाय लैम्डा, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय व्हाट, n, अरे ये n है, ये h नहीं है, ठीक है, याद रखना ये n है, वेट, ये h है, ये n है, n इंटू HC बाय लैम्डा इंटू HC बाय लैम्डा इंटू 1/t, यानी कि पॉन सेकंड। तो ये तो 1 है, इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ठीक है। मुझे n चाहिए, तो n बराबर हो जाएगा नंबर ऑफ फोटॉन्स हो जाएगा पावर इंटू लैम्डा, जो भी आपका वेवलेंथ है, अपॉन h इंटू c। देखते हैं इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। 100 इंटू लैम्डा यानी कि 400 इंटू 10⁻⁻9 अपॉन h हो जाएगा आपको 6.6 इंटू 10⁻⁻3 इंटू -34, सॉरी नॉट -3, इंटू मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा 3 इंटू 10⁸, 3 इंटू 10⁸। ओके, इसको अगर मैं, ठीक है रुक जाओ थोड़ा लिखने दो मेरे को। ऊपर हो जाएगा 4, इसको अगर मैं 4 लिख दूँ, और यहाँ नीचे, अच्छा रुक जाओ, इसको 100 इंटू 400 लिखते हैं अलग से। 100 इंटू 400, पहले जो कैंसिलेबल नंबर है उनको साइड में रखो। 6.6 इंटू 3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻, ऊपर कितना है जी 10⁻9 है, नीचे कितना है ऊपर है 10⁻9 और नीचे कितना है 10⁻-26 है ना। 10⁻-26 ऊपर जाएगा 10⁻+26 हो गया। ओके, ऐसा है क्या? मुझे लग रहा है फिर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ। ओके, लेट्स सी, कुछ तो गड़बड़ कर रहा हूँ मैं, फिर से कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ। आई एम गेटिंग अ गट फीलिंग। वेट, HC बाय लैम्डा एनर्जी का होता है ना, हाँ एनर्जी का होता है, तो लैम्डा उधर गया 400 इंटू 10, अरे -9 है यार, ये -9 है ये। ओके सॉरी, -9 है, तब ठीक है। ओके, तो ये -9 है, तो 6.6 इंटू 3 कितना होगा? लगभग 6 3 18 होता है, तो 6.6 लगभग 20 के आसपास में अगर मैं लिख लूँ तो कोई दिक्कत? लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, ठीक है। तो ये हो जाएगा 5, ठीक है। 5 4 से कितना हो जाएगा 20, तो ये हो जाएगा 2, इसको रखते हैं, और मुझे चाहिए आंसर, चलो ठीक है, 5 4 से 20 और 400 के 2 0, तो 1 2 इंटू 10⁻-9 है और 10⁻+26 है, तो ये हो जाएगा 10⁻17, 10⁻17 हो जाएगा, ठीक है। 17 हो जाएगा, अगर मैं एक 0 हटा दूँ तो 18 हो जाएगा, अगर मैं एक और 0 हो जाता हूँ तो 19 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 20 इंटू 10⁻-19। मैंने ऐसा क्यों किया? तो क्योंकि मुझे आंसर में शायद कुछ ऐसा दिखा था। हाँ देखो, 20 इंटू 10⁻20 नहीं है, 19 है, तो मैं कहूँगा 2 इंटू 10⁻, एक और 0 उधर भेज देता है, तो 10⁻20 हो जाएगा। देखो, अब इतनी मेहनत के बाद आंसर तो सही आना चाहिए, सही है आंसर, ठीक है। की कॉन्सेप्ट क्या था इसमें? की कॉन्सेप्ट ये था कि आपको एनर्जी और पावर के बीच का रिलेशनशिप पता होना चाहिए कि एनर्जी पावर के साथ कैसे रिलेट करती है। क्वेश्चन नंबर 21 की अगर मैं बात करूं, देखो 2 डिफरेंट रेडिएशन दे रखा है जिनकी एनर्जी दे रखी है, ठीक है। तो उनकी एनर्जी आपको पता है, एनर्जी और इसमें की कॉन्सेप्ट क्या है, आपको एनर्जी और फ्रीक्वेंसी के बीच का लेन देन पता होना चाहिए। तो एनर्जी डायरेक्टली फ्रीक्वेंसी का ही मेजर है, फ्रीक्वेंसी का एक मेजर एनर्जी है, एनर्जी का एक मेजर फ्रीक्वेंसी कह सकता हूँ मैं। एनर्जी और फ्रीक्वेंसी डायरेक्टली E=HF होता है, ठीक है। तो E1/E2 F1/F2, तो 3/5 हो जाएगा आंसर, 3/5। 10⁻14 कहाँ गया? दोनों कैंसिल हो गया ऊपर नीचे, इजी। और अच्छा 3:5 है यार, देखा नहीं, थोड़े मैंने जल्दीबाजी में कर दिया, माय बैड। आ जाओ, वेवलेंथ दे रखी है एक लाइट की, ग्रीन लाइट की, और फ्रीक्वेंसी बतानी है उसकी। देखो तो ऐसा होता है, C = लैम्डा इंटू
फ्रीक्वेंसी, ये फार्मूला होता है और ये स्पीड ऑफ लाइट होती है। वेयर डज दिस कम फ्रॉम मुझे नहीं पता, बट ये मैं जानना चाहूँगा, तो मैं इसे क्वेश्चंस में ऐड कर देता हूँ। जो क्वेश्चंस आज करके लाना है आपको, हाउ इज C इक्वल्स टू लैम्डा, रुक जाओ, लैम्डा ना लिख के मैं क्योंकि पूरा लिख रहा हूँ, तो वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ, फ्रीक्वेंसी प्रॉपर, ठीक है, मुझे बताना। ठीक, आगे बढ़ता है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट। वेट लेट मी एडजस्ट इट अ लिटिल बिट, भैया थोड़ा सेटअप चेंज करने दो। ओके चलो मूविंग ऑन टू दी नेक्स्ट पार्ट। क्या है भाई, अच्छा हाँ सॉरी, यही कर रहे थे ना हम लोग। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको लैम्डा पता है, C एक्चुअली कांस्टेंट होता है, C होता है स्पीड ऑफ लाइट होता है, बट ये कहाँ से आया मेरे को इतना ध्यान नहीं है, सही बताऊँ तो मैं जानना चाहूँगा कहाँ से आया। तो आपको फ्रीक्वेंसी बतानी है, मुझे फ्रीक्वेंसी बतानी है। चलो तो फ्रीक्वेंसी हो गया स्पीड ऑफ लाइट, लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, 3 × 10⁸ अपॉन ये आपका लैम्डा था 5000 एंगस्ट्रॉम, तो 5000 इंटू 10⁻⁻10 है, एंगस्ट्रॉम -10 होता है, ऊपर जाएगा 10⁻+10 हो जाएगा, ठीक है। तो 3/5000, लेट्स गो विद कुछ, इसको भी 3000 कर, इसको 30,000 कर लेते हैं ताकि थोड़ा क्लीन सा नंबर आ जाए। 30,000 इंटू 5000, ठीक है। 30,000 करने में हमने इसको कितने ज़ीरो दिए, 4 ज़ीरो दिए, तो ये 10⁻4 हो गया, तो ये हो गया 10⁻14 हो गया, 10⁻14 हो गया। तो 30/5 क्या होता है, 6, माय बैड, 30/5 होता है 6 × 10⁻14 और आंसर है 6 × 10⁻14। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज़। एनर्जी ऑफ फोटोन क्या है जो कि एक वेव नंबर, इस वेव नंबर से कोरिस्पॉन्ड करता है, एनर्जी बताओ, वो भी अर्ग में। यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे तो आपको पता होना चाहिए पहले वेव नंबर क्या होता है, ठीक है, और वेव नंबर के साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि ERG क्या होता है, अर्ग। मुझे भी नहीं पता, सही होता हूँ तो अभी मुझे भी पता चल जाएगा। खैर मैं इतना बता सकता हूँ कि वेव नंबर होता है, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 1 अपॉन आपकी वेवलेंथ को वेव नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो अगर वेव नंबर दे रखा है और आपको वेवलेंथ चाहिए तो ये ऊपर कर दो और ये नीचे कर दो, आपको आंसर मिल जाएगा। खैर दैट इज corresponds टू अ वेव नंबर ऑफ, ठीक है, इतना वेव नंबर होना चाहिए, ठीक है। और फिर एनर्जी निकालोगे तो hc/λ, देखो एनर्जी निकालते हैं तो hc/λ रखते हैं, 1/λ आपको ऑलरेडी दे रखा है, तो h डालो, 6.6 इंटू 10⁻⁻34 इंटू C डालो, CS 3 इंटू 10⁻8, सॉरी +8 इंटू ये जो भी नंबर है 2.5 इंटू 10⁻⁻5, 2.5 इंटू 10⁻⁻5 पर सेंटीमीटर है ये, ठीक है। सेंटीमीटर को यहाँ पे सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 10⁻⁻2 डालते हैं, 10⁻⁻2 डालते हैं, हाँ, तो -2 ऊपर जाएगा तो ये 10⁻+2 हो जाएगा, ठीक है। इंटू मैं कलर चेंज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो, 10⁻+2। अब क्या आगे क्या, बट ERG क्या होता है ये मुझे नहीं पता है, तो आई विल सर्च हाइजन ERG अर्ग्स, राइडरबर्ग में भी यहीं से आया हुआ ERG। अरे रुको यार, सर्च कर लेता हूँ ऊपर, ये रहा। अब एक ERG क्या होता है मुझे नहीं पता, व्हाट इज़ ERG, देखते हैं, सर्च करना पड़ेगा मेरे को। अ यूनिट ऑफ वर्क और एनर्जी 19 फोर्स 19। अरे यार मुझे नहीं पता, एम्प्लॉय, अच्छा नहीं ये नहीं है, अरे यार ये नहीं है, सीमोर इन फिजिक्स इज इक्वल टू 10⁻⁻7 जूल्स। देखो मेरा आंसर क्या आएगा, मेरा आंसर आएगा जूल्स में,
मेरा आंसर आएगा जूल्स में। और 10, तो मुझे क्या देखना है, मुझे देखो, मेरे को अगर आंसर आएगा जूल्स में तो मेरे को बस देखना है कि क्योंकि उसका डिफरेंस है 10, मतलब 10 समथिंग का डिफरेंस है, ठीक है। टेंस के अगर टर्म्स में डिफरेंस है तो आई डोंट इवन हैव टू सी कि 10 बस मैं देखो, मेरे को बस मेन डिजिट से मतलब है, ठीक है। क्या मतलब है, अच्छा रुक जाओ, मे बी अंडरस्टूड ना हो ये हो जाएगा 7.5 इंटू 6.6, 6.6 इंटू 7.5 इंटू 10 ठीक है, 10 - -34 है, तो ये हो जाएगा, और +2 है, तो ये तो 10 हो जाएगा, ये दोनों तो मिलकर 10 हो जाएंगे, और ये हो जाएगा -34 हो जाएगा। तो 10 - -34 में मल्टीप्लाई होगा 10 +10, तो ये 10 - -24 आ जाएगा। तो अगर इसमें से मैं 10 - -7 हटा दूँ, रुक जाओ ज़रा, 10 - -7, 24 को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, 10 - -7, 10 लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इस चीज़ को मैं अर्ग्स लिख सकता हूँ, ठीक है, अर्ग्स लिख सकता हूँ। ये अब मैं इसको ये चीज़ लिखूँ या ERGS लिखूँ, मेरा एक ही बात है। अब मेरा यूनिट एक आएगा, 6.6 इंटू 7.5 क्या होगा, 6 7 42, तो 45 के आसपास आएगा आंसर, 45 या 4 पॉइंट जो भी है, ये ले लेते हैं आंसर। बट एक सेकंड रुको, अगर ये ले लेते हैं 10 - -17, कुछ तो गड़बड़ लग रही है मुझे। अच्छा हाँ, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई है। 10 +34 है, तो यहाँ 24 आ जाएगा, 24 को लिख सकते हैं, 10 - -24 आएगा यहाँ पे, हाँ बिल्कुल आएगा। अरे यार, मैं बताता हूँ क्या गड़बड़ हुई है, रुको, छोटी सी गड़बड़ हुई है। ये 34 नहीं आएगा, क्योंकि -34 में हमने -5 भी तो प्लस किया था, तो -39 आएगा एक्चुअली में, और ये शायद 39 ही लिखा है मैंने, माय बैड। तो ये हो जाएगा 10 - -29, 10 - -39, 10 - -29 सॉरी, ठीक है। 29 को अगर मैं ऐसे लिखूँ, -22 इंटू 10 -27 सॉरी, कोई दिक्कत है, इसको मैं ERGS लिख लूँगा। क्यों मैं इतनी मेहनत करी क्यों रहा हूँ, क्योंकि मुझे आंसर ERGS में चाहिए, इसलिए इतनी मेहनत हो रही है। तो 6 7 क्या होगा, 42, लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा, 42 से ज़्यादा, थोड़ा सा क्या, अच्छा खासा ज़्यादा हो जाएगा ये, तो 42 से ज़्यादा हो जाएगा मान लो, क्योंकि आंसर यहाँ पे क्लोजेस्ट ये है 49.6 मान लो, 49.6 आ रहा है कुछ ऐसा आंसर, इंटू 10 - -22, लेकिन आंसर में तो ऐसा कुछ है नहीं, तो मैं ये पॉइंट यहाँ पे ले आऊँगा और इसको वो कर दूँगा, मैं 21 कर दूँगा, ठीक है, समझे बेटे, ऐसे आता है आंसर, चीता ही कहते हैं। फ्रीक्वेंसी ऑफ वेव लाइट इज़ इतनी, वेव लेंथ बता दो इसकी, देखो पर सेकंड, ठीक है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है इतनी, C इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 × 10⁸ इज इक्वल टू लैम्डा इंटू फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ चाहिए तो 3 × 10⁸ अपॉन 10⁶ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 × 10⁻, ना अच्छा सेंटीमीटर, एक्चुअली आंसर आएगा 3 × 10⁻2 मीटर आएगा आंसर, मीटर, ठीक है। इसको सेंटीमीटर में करोगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं, 100 से मल्टीप्लाई कर दिए तो 4 हो जाएगा। तो आंसर आपका आ गया है नंबर 1। आगे बढ़ो, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर 25। सपोज इतने जूल की लाइट एनर्जी है, सपोज इतना जूल ऑफ लाइट एनर्जी इज नीडेड बाय द इंटीरियर ऑफ ह्यूमन आई टू सी एन ऑब्जेक्ट। अच्छा, इंटीरियर ऑफ ह्यूमन आई टू सी एन ऑब्जेक्ट, हाउ मेनी फोटॉन्स ऑफ ग्रीन लाइट आर नीडेड टू जनरेट दिस मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी। Suppose dash joules of light energy is needed by the interior of human eye to see an object. How many photons of light is equal to how many photons of green light are needed to generate this amount of energy? Hold up. Suppose 10 to the power, अच्छा है, मतलब इतना एनर्जी है आपकी, तो कितने फोटोन चाहिए होंगे इस, अच्छा, ठीक, देखो, ये कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि आपको, आपकी आँख को इतनी एनर्जी चाहिए आपकी आँख पे पड़ने के लिए, तब आपको कुछ दिखेगा, ठीक है, आपको एनर्जी दे रखी है, और फिर आपको एक फोटोन की वेवलेंथ दे रखी है, आपको बताना है कि कितने ऐसे फोटोन लगेंगे कि ये एनर्जी जो है आपकी कवर हो जाए। की कॉन्सेप्ट क्या है आपको पता होना चाहिए, एनर्जी
का फॉर्मूला इन टर्म्स ऑफ फोटॉन्स। मान लो इतना फोटोन एक फोटोन की इतनी वेवलेंथ है, उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी hc/λ, एक फोटोन की, ठीक है, एक फोटोन की। तो ऐसे बहुत सारे हैं तो आप n से मल्टीप्लाई करोगे तो n इंटू इतने फोटॉन्स, और वो जो टोटल एनर्जी होगी वो जब इसके बराबर होगी तब जाके आपको कुछ दिखेगा, ठीक है। और ये बाय द वे n है, ठीक है, दिस इज n, स्मॉल n। तो ये आपका ऐसा ऐसा आ जाएगा फॉर्मूला लास्ट में, n इज इक्वल टू hc/λ इज इक्वल्स टू एनर्जी, ठीक है। तो ये हो गया n, हो गया आपका E, कितनी एनर्जी है भाई 10⁻⁻70, मल्टीप्लाई बाय लेट मी स्विच टू अ डिफरेंट कलर, मल्टीप्लाई बाय क्या 555 नैनोमीटर, 555 इंटू 10⁻⁹ नैनोमीटर अपॉन 6.6 इंटू 10⁻⁻34 मल्टीप्लाई बाय 3 इंटू 10⁸, ठीक। 6 3 ज़ा 18, इसको मैं 20 ही मान लूँ तो 550 अपॉन 20 मान लूँ मैं इसको, और बाकी ज़ीरोज़ देखते हैं। -7 है, -9 है, ये -16 नीचे आ गया, -34 है, पॉजिटिव का 8 है, 10⁻⁻26 ऊपर आ गया। ये ऊपर गया कितना बन गया +26, 26 - 16 हो गया आपका कटपिट के आंसर इंटू 10⁻10। 5.5 का आधा हो गया 2.25 इंटू 10⁻16। देखते हैं क्लोजेस्ट क्या है ऐसा। डैम कुछ तो गड़बड़ हुई है। वैसे इसका आंसर शायद कुछ ऐसा होगा। आओ एक बार देखते हैं क्या गड़बड़ हुई है, देखते हैं सर। लैम्डा ऊपर गया है और एच और सी नीचे आया है। -34 है, ओह -17 है सर, -17 है। ओके ओके ओके, तो ये 26 हो जाएगा, ठीक है। तो ऊपर भी 26 नीचे भी 26, कुछ नहीं बचा, ठीक है। तो नहीं, एक सेकेंड, 26 नहीं होगा ये, 17 ऊपर, हाँ 26 ही तो होगा। 6 3 18, 20 हो जाएगा। 55/2, 55/2 कितना होगा? 55/2 लगभग सबसे क्लोजेस्ट आंसर है इसका 28, क्योंकि 28 इंटू 2 56 होता है, तो 28 ही होगा आंसर। हाँ ठीक है, माई बैड गाइस। तो 28 फोटोन लगेंगे आपकी आंख में पड़, देखो 28 फोटोन की एनर्जी उसी एनर्जी के बराबर है जितनी एनर्जी आपकी आंख को चाहिए कुछ देखने के लिए, ठीक है। 25 क्वेश्चन हो गए हैं, शायद मुझे यहाँ वीडियो ख़त्म कर देनी चाहिए, क्योंकि यूजुअली मैं 25 क्वेश्चन पे वीडियो ख़त्म कर देता हूँ। मुझे नहीं पता कितना टाइम हो गया, 5 क्वेश्चन और कर लेते हैं, देखते हैं। वेवलेंथ का रेशियो है इतना, ठीक है। 2 वेवलेंथ हैं, बड़ी क्लीन वेवलेंथ है, 1:2 का रेशियो बन सकता है आराम से। लेकिन ऐसा है कि मुझे निकालना है एनर्जी। आपको पता है एनर्जी और वेवलेंथ में क्या लेन देन होता है? एनर्जी वेवलेंथ के टर्म्स में होती है E = hc/λ, ठीक है। तो इन्वर्स का प्रोपोर्शनल है, तो 6000 ऊपर आएगा, 3000 नीचे जाएगा, 2:1 हो जाएगा आंसर। जितनी कम वेवलेंथ उतनी ही ज़्यादा एनर्जी अब्जॉर्ब बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इतनी है, और बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल इतनी है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल पर एटम विल बी, डैम व्हाट द फक, क्या एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, बाय ईच मॉलिक्यूल A2 मतलब एक A इधर है, एक A इधर है, ठीक, उसका इतना, और बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल इतनी है। बॉन्ड एनर्जी इतनी है और उसकी ओवरऑल काइनेटिक एनर्जी दे रखी है, ठीक है। द काइनेटिक एनर्जी ऑफ अब्जॉर्ब्ड बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस। अच्छा रुक जाओ, देखो इस पे अब्जॉर्प्शन है, ये अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, ये अब्जॉर्ब करेगा, ये एनर्जी अब्जॉर्ब करेगा, ठीक है। बाय ईच मॉलिक्यूल ऑफ अ सब्सटेंस इज़ इतना, एंड बॉन्ड एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज़ इतना, ठीक है। वो अब्जॉर्ब करेगा, और मतलब अब्जॉर्ब करने के बाद इतनी तो चलो ठीक है, उसमें मतलब उसमें से कुछ हिस्सा तो चला गया,
इसमें एनर्जी बॉन्ड बनाने में, ठीक है। कोई चीज़ है, कोई कंपाउंड है, कोई मॉलिक्यूल है, उसने एनर्जी अब्जॉर्ब करी, जिसमें से खासी एनर्जी तो चली गई यहाँ पे बॉन्ड बनाने में, ठीक है। पर एनर्जी पर मॉलिक्यूल, अब कुछ एनर्जी बचेगी, कुछ एनर्जी बचेगी, जी हाँ, ठीक है। फिर उस एनर्जी, अब वो क्या बची भाई, एनर्जी बची काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। काइनेटिक एनर्जी वो दोनों में डिवाइड होगी। पहले बताओ एनर्जी बची कितनी, उसको मिली कितनी एनर्जी थी, 4.4 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है, -19। उसने अब्जॉर्ब करी कितनी, 0.4 इंटू 10⁻⁻, सॉरी 4.0 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। एनर्जी बची कितनी, 0.4 इंटू 10⁻⁻19, ठीक है। अब क्या, अब ये एनर्जी दोनों में बटेगी ना, आधी आधी, तो 0.2 हो जाएगा वो, 0.2 इंटू 10⁻⁻19 होगा, दोनों में आधी आधी बचेगी क्योंकि दो हैं ऐसे, 0.2 इंटू 10⁻⁻19 हो जाएगा। 0.2 जैसा कोई ऑप्शन नहीं है तो इसको 2 बनाना पड़ेगा, तो 2 इंटू 10⁻⁻20 हो जाएगा जी। द क्वांटम ऑफ लाइट एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। क्वांटम क्या होता है, क्वांटा होता है पैकेट, सबसे छोटा पैकेट, लाइट पैकेट से बनी है, सबसे छोटा पैकेट फोटोन है उसमें से। और एक फोटोन की एनर्जी कितनी होती है, गुड, अगर आपने बोला HF तो बिल्कुल सही है, या hc/λ भी सही है वैसे तो। वेवलेंथ दे रखी है, और एमिशन लाइन की बात आ गई, राइडर्सबर्ग कांस्टेंट वगैरह आ गया है। तो देखो यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो टॉपिक चेंज हो रहा था, हाँ अब थोड़ा टॉपिक चेंज हो गया, यहाँ तक तो थोड़ा बहुत टॉपिक सेम था। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट आपने मोटा मोटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, थोड़ा बहुत बॉर्स मॉडल भी कर लिया, यहाँ पे बॉर्स मॉडल के कुछ क्वेश्चंस कर लिए, 2 टॉपिक हो गए। नेक्स्ट टॉपिक में हम स्टार्ट करेंगे, ये जहाँ से भी स्टार्ट करेंगे, मुझे नहीं पता कहाँ से स्टार्ट करेंगे, वहाँ से स्टार्ट करेंगे। क्या क्वेश्चन, मुझे एक बार क्वेश्चन देखने पड़ेंगे, मैं बता देता हूँ ना कहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो अभी तो हम स्ट्रक्चर ऑफ एटम ही पढ़ रहे हैं कि भैया एटम में एनर्जी वगैरह कहाँ फॉल करती है, कैसे फॉल करती है, अभी तो वही चल रहा है अपना, ठीक है। आपने वैसे डिफरेंट मॉडल्स वगैरह तो पढ़े नहीं हैं, मैं आपको नहीं कह रहा, मतलब इस वीडियो में नहीं पढ़े, थोड़ा बहुत हमने ये de Broglie की वाली इक्वेशन देख ली है थोड़ी बहुत, और बॉर्स मॉडल थोड़ा बहुत, बिल्कुल थोड़ा बहुत बॉर्स मॉडल देखा है आपने, नील बॉर ने एक मॉडल दिया था, थोड़ा बहुत वो देख लिया आपने। अब हम ये पढ़ेंगे, क्या बोलते हैं, लाइन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन, या लाइन इमिशन स्पेक्ट्रम, या इमिशन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ये क्या होता है, ठीक है, ये पढ़ने वाले हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो फिर ओके देन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे। पढ़ाई करो, फीडबैक दो, जाओ उस पे जाओ, क्या ज्वाइन करना है, डिस्कॉर्ड ज्वाइन करो, ठीक है। चलो बाय।